दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के इतिहास का वह अनसुलझा अध्याय है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को 50 से भी ज्यादा सालों तक उलझा कर रखा। आज हम उस रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो चांद की धूल में दबा पड़ा था और जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां, अमेरिका की नासा और रूस की रोसकॉस्मोस भी पूरी तरह समझ नहीं पाईं। अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात, भारत बदल चुका है। जी हां दोस्तों, जिस पहेली को सुलझाने में शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक अरबों डॉलर खर्च हो गए, उस राज के सबसे करीब पहुंचा है हमारा अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। और इस मिशन की धड़कन है भारत का दमदार चंद्र मिशन चंद्रयान-2। जरा सोचिए, साल था 1966। दुनिया दो महाशक्तियों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। चांद पर कब्जे की होड़ लगी थी। इसी रेस के दौरान सोवियत संघ ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जो इतिहास बन सकता था, लूना 9 और उसके बाद कई गुप्त मिशन। लेकिन इन्हीं में से एक मिशन चांद की सतह पर उतरते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका सिग्नल अचानक खत्म हो गया, तस्वीरें अधूरी रह गईं और फिर सन्नाटा। दशकों तक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए, क्या वह किसी गड्ढे में गिर गया, क्या उसकी लैंडिंग गलत हुई, या फिर चांद की सतह पर कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। समय बीतता गया, तकनीक विकसित होती रही, लेकिन वह लापता मेहमान चांद की धूल में दफन ही रहा। अब 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई रेजोल्यूशन ऑन ऑर्बिटल इमेजिंग ने वह कर दिखाया है जो पहले असंभव माना जाता था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों का गहराई से विश्लेषण किया। एआई एल्गोरिदम ने चांद की सतह पर एक असामान्य संरचना की पहचान की, एक ऐसा धातु जैसा प्रतिबिंब जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। यह मामला कोई आज का या कल का नहीं है, बल्कि उस दौर का है जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी और आसमान पर कब्जा करने के लिए, चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच एक अजीब सा पागलपन सवार था। उस दौर में जब हमारे पास स्मार्टफोन तो छोड़िए, ढंग के कैलकुलेटर भी नहीं होते थे, जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर हुआ करते थे, उस समय एक मशीन चांद पर उतरी। उसने इतिहास रचा, इंसानी सभ्यता को एक नई दिशा दी। लेकिन फिर वक्त की धूल में उसकी असली लोकेशन, उसका वो ठिकाना ऐसे गुम हो गया जैसे रेगिस्तान में एक छोटी सी सुई गिर गई हो। 60 साल, जी हां, पूरे 60 साल तक दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां, बड़े बड़े रडार और दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जिस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहे, जिस जगह को खोजने में इंसानी आंखें बार बार धोखा खा गईं, आज वहां एक नई तकनीकी क्रांति ने दस्तक दी है। यह खबर सिर्फ अंतरिक्ष के कचरे या एक पुराने मलबे के मिलने की नहीं है, बल्कि यह ऐलान है उस नई तकनीकी बादशाहत का जिसमें अब फैसला करने की ताकत, सच्चाई पर मुहर लगाने की ताकत भारत के हाथों में आने वाली है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का तेज दिमाग है जिसने एक मुर्दे को जिंदा करने का, एक खोई हुई चीज को ढूंढ निकालने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ इस दावे पर आखिरी मुहर लगाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें अब भारत के उस जामद सिपाही पर टिकी हैं जो चांद के चप्पे चप्पे पर अपनी बात जैसी नजर गड़ाए बैठा है। आखिर क्या है वह 60 साल पुराना रहस्य? क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक अचानक भारत के चंद्रयान-2 की तरफ इतनी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? और कैसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और भारत का आर्बिटर मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गुत्थी सुलझाने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर का पूरा सच, एक एक परत खोलकर, ताकि आप समझ सकें कि भारत का कद आज दुनिया में कितना बड़ा हो चुका है। तो अपनी जगह पर जमे रहिएगा और वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि असली रोमांचक मोड़ तो अभी आगे आने वाला है। अब जरा अपने दिमाग को फ्लैशबैक में ले चलते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि हम समय के पहिए को उल्टा घुमा रहे हैं। हम उस दौर को समझने की कोशिश करते हैं जब यह सारा खेल शुरू हुआ था। ये 2025 या 26 का डिजिटल युग नहीं था दोस्तों, ये 1966 का वो खूंखार दौर था जब सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, और अमेरिका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी भी हद तक, जी हां, किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
इसे आप इतिहास की किताबों में स्पेस रेस के नाम से पढ़ते आए हैं, लेकिन असल में यह एक तकनीकी जंग थी। एक बिना गोलियों वाली लड़ाई थी जहां हारने वाले के लिए कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं था। उस वक्त चांद पर पहुंचना सिर्फ विज्ञान की बात नहीं थी, बल्कि अपनी सुपर पावर वाली मूंछों को ताव देने का जरिया था। ये दुनिया को यह दिखाने का मौका था कि किसकी विचारधारा, किसकी तकनीक और किसका विज्ञान ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका और रूस दोनों ही पागलों की तरह अपनी अरबों डॉलर की मशीनों को चांद की तरफ फेंक रहे थे, जैसे कोई जुआरी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। आप शायद यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस मिशन की हम आज इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं, यानी लू-9, उससे पहले रूस ने एक के बाद एक कई मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन वह सब के सब या तो रास्ते में ही फट गए, या चांद के पास जाकर रास्ता भटक गए, या फिर चांद की सतह पर गिरकर कबाड़ बन गए। लूना 4, लूना 5, लूना 6, लूना 7, लूना 8 ये सिर्फ नाम या नंबर नहीं है दोस्तों, ये उन दर्दनाक नाकामियों की, उन टूटे हुए सपनों की एक लंबी लिस्ट है जिसने रूसी वैज्ञानिकों की रातों की नींद हराम कर दी थी और उन्हें डिप्रेशन के किनारे पर ला खड़ा किया था। जरा सोचिए उन वैज्ञानिकों की मानसिक हालत के बारे में। हर बार एक रॉकेट उड़ता, उम्मीदें आसमान छूती, पूरा देश सांसें रोककर इंतजार करता और हर बार नाकामी हाथ लगती। उधर अमेरिका अपनी हंसी छिपा रहा था, अपनी जीत की तैयारी कर रहा था, और इधर रूस का खून खल रहा था। सोवियत सरकार का दबाव वैज्ञानिकों पर इतना ज्यादा था कि इंजीनियर्स के सिर पर हर वक्त जैसे बंदूक लटकी हुई थी। आदेश एकदम साफ और कड़ा था, या तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करो, यानी मशीन को प्यार से उतारो ताकि वह काम कर सके, या फिर अपनी हार मान लो और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी जुनून, इसी पागलपन और इसी करो या मरो वाली स्थिति के बीच जब उम्मीद की आखिरी किरण भी डूबने वाली थी, तब तैयार हुआ लूना 9। ये कोई आम स्पेसक्राफ्ट नहीं था। आज के समय में जब हम और आप भारत के विक्रम लैंडर की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वह बहुत प्यार से धीरे धीरे अपनी आग का इस्तेमाल करके अपने पैरों पर चांद की सतह पर उतरता है। लेकिन उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट और एडवांस नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर बेहद भारी और कमजोर होते थे। उस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ही कुछ और निकाला गया था। रूसियों ने एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसी अद्भुत इंजीनियरिंग लगाई थी जिसे सुनकर आज भी बड़े बड़े नासा के इंजीनियरों का दिमाग चकरा जाए। उन्होंने तय किया कि हम लैंडर को धीरे से रॉकेट के जरिए नहीं उतारेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ईंधन लगता है और रिस्क ज्यादा है, बल्कि हम उसे चांद की सतह पर फेंकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फेंकेंगे। लेकिन उसे टूटने से बचाने के लिए उन्होंने जो किया वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म या किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं था। यही वह मोड़ था जहां से इतिहास बदलने वाला था, और यही वह तरीका था जिसकी वजह से आज यह मिशन एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस जगह, जिस तरीके से वह उतर रहे हैं, 60 साल बाद वही जगह एक बहुत बड़ा रहस्य बन जाएगी और उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर वह लैंडिंग हुई कैसे थी, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आज उसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो गया था और क्यों भारत की मदद लेनी पड़ रही है। तारीख थी 3 फरवरी साल 1966। लूना 9 चांद के करीब पहुंचा। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, किसी बंदूक से निकली गोली की तरह। जैसे ही वह चांद की सतह से कुछ मीटर ऊपर था, एक सेंसर एक्टिवेट हुआ और उसने लैंडर को इजेक्ट कर दिया, यानी बाहर की तरफ फेंक दिया। लेकिन रुकिए, यह लैंडर अकेला नहीं गिरा था। इसके चारों तरफ हवा से भरे गुब्बारों यानी एयर बैग्स का एक मजबूत घेरा था। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कीमती कांच के सामान को थर्माकोल या गुब्बारे में लपेटकर फेंक दें ताकि वह टूटे नहीं। यह 100 किलोग्राम का स्टेशन किसी भारी पत्थर की तरह धड़ाम से नहीं गिरा, बल्कि एक फुटबॉल की तरह चांद की जमीन पर गिरा, और गिरने के बाद वह रुका नहीं, वो उछला। न्यूटन के नियम के अनुसार वो एक बार नहीं बल्कि कई बार उछला। टप्पा खाते हुए, लुढ़कते हुए वो चांद के ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों के सागर वाले इलाके में कहीं दूर जाकर थमता है। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। एक अनजान दुनिया जहां हवा नहीं है,